स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पूरी तरह से बदल देता है कि हम डिसीजंस कैसे लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपना हर दिन प्रॉब्लम्स को जैसे जैसे आते हैं वैसे सॉल्व करते हुए गुजारते हैं। यह टैक्टिकल थिंकिंग है। लेकिन टैक्टिकल थिंकिंग आपको एक एंडलेस लूप में फंसा के रखती है, जहां बस आग बुझाते रहो। ज़रा सोचो, तुम चेस खेल रहे हो, एक बिगनर सिर्फ अगला मूव देखता है। यह टैक्टिकल है। मगर वहीं एक ग्रैंड मास्टर जैसे विश्वनाथ आनंद या गुकेश पैटर्न, पोजीशन और पॉसिबिलिटीज़ को 10-15 मूव्स आगे तक देखते हैं। यह स्ट्रैटेजिक है। यही बात ज़िंदगी पर भी लागू होती है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है रोज़ के छोटे प्रॉब्लम से पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखना। मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं? पूछने के बजाय तुम पूछते हो यह प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है। आज मुझे क्या करना चाहिए पूछने के बजाय तुम पूछते हो 5 साल बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ। यह एक पावरफुल सोच है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है। यह एक स्किल है जो तुम डेवलप कर सकते हो। इसे मसल बनाने जैसा समझो। हर बार जब तुम रिएक्ट करने से पहले रुकते हो, हर बार जब तुम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हो, या हर बार जब तुम आइसोलेटेड इवेंट के बजाय पैटर्न्स ढूंढते हो, तुम अपने स्ट्रैटेजिक मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। सक्सेसफुल लोग और बाकी सब में जो डिफरेंस है वो लक या टैलेंट नहीं है, बल्कि उनके स्ट्रेटजिकल सोचने की एबिलिटी है। वो ज़िंदगी पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी को डिज़ाइन करते हैं। वो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम्स होने से पहले ही उनको प्रिवेंट करते हैं। वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। आज से तुम सीखने वाले हो कि टैक्टिकल थिंकिंग से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरफ कैसे शिफ्ट करना है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह वो मास्टर स्किल है जो तुम्हारी ज़िंदगी के हर एरिया को इम्प्रूव करती है। तो सबसे पहले समझते हैं पर्सनल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। अब तुम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग समझ गए हो, तो इस पावरफुल लेंस को खुद पर लगाओ। पर्सनल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस सिर्फ एक सेल्फ असेसमेंट नहीं है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी का एक हाई रेजोल्यूशन मैप हो। खुद को अपनी ज़िंदगी का सीईओ समझो। हर सीईओ को अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में पता होता है। तुम्हें भी अपने बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ज़्यादातर लोग अपने स्ट्रेंथ देखकर कहते हैं कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ या मैं क्रिएटिव हूँ। लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं होती। यह उन जगहों पर सॉल्यूशन देखना होता है जहाँ दूसरे सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। और मैथ स्किल सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं होते, यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने की एबिलिटी होती है। सबसे पहले अपने पास्ट विक्ट्रीज देखो। सिर्फ लिस्ट मत बनाओ, पैटर्न्स ढूंढो। क्या तुम इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि तुम अलग तरह से सोचते हो, या क्योंकि तुम ज़्यादा टाइम तक लगे रहे, या क्योंकि तुम ऐसे आइडियाज़ जोड़े जो दूसरों ने मिस कर दिया। अब अपने चैलेंजेस को देखो, फेल्योर्स की तरह नहीं, बल्कि डेटा की तरह। हर सेटबैक तुम्हें तुम्हारे करंट स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ वैल्यूएबल बताते हैं। गोल खुद को जज करना नहीं है। गोल है कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। यह सिर्फ थ्योरीज नहीं है, यह खुद को क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ देखना है। क्योंकि जब तुम अपने स्ट्रैटेजिक पोजीशन सच में समझ लेते हो, तब तुम ऐसे मूव्स ले सकते हो जो तुम्हारे स्ट्रेंथ का यूज़ करे, तुम्हारे वीकनेसेस को इम्प्रूव करे, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचाने जो दूसरे लोग पूरी तरह से मिस कर देते हैं। अगला पॉइंट, स्ट्रैटेजिक विजन डेवलपमेंट। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे बिना ब्लूप्रिंट के घर बना रहे हों। ईंट पर ईंट रखते जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक ड्रीम होम बन जाएगा। लेकिन स्ट्रैटेजिक विजन डेवलपमेंट का मतलब है पहले ब्लूप्रिंट बनाना। यह बात याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे साथ बस नहीं हो जाता, तुम एक्टिवली उसे डिज़ाइन करते हो। और उस डिज़ाइन करने का बेस्ट तरीका है एंड से शुरू करो। अपने आप को 5 साल बाद इमेजिन करो, सिर्फ ऑब्वियस चीज़ें नहीं। ये मत सोचो बस कि पैसा, करियर, रिलेशनशिप, और गहरे जाओ। सुबह उठकर तुम कैसा फील करते हो? तुमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? तुम दूसरों पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो? कौन सी स्किल्स तुमने मास्टर कर ली है? अब यही स्ट्रैटेजिक विजन रियल बनती है। उस फ्यूचर इमेज को लो और पीछे की तरफ काम करो। अगर यह तुम्हारा डेस्टिनेशन है, तो 1 साल बाद क्या सच होना चाहिए? 6 महीना बाद क्या होना चाहिए? अगले महीने क्या होना चाहिए? हर पीछे का स्टेप तुम्हारी स्ट्रैटेजिक रोड मैप का एक माइलस्टोन बन जाता है। लेकिन अनसर्टेनिटी का क्या?
यहीं पर ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं। वो सोचते हैं उन्हें एग्ज़ैक्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। सच ये है कि तुम्हारा विज़न प्रेडिक्शन के बारे में नहीं होता, या डायरेक्शन के बारे में होता है। यह तुम्हारा नॉर्थ स्टार होता है, जीपीएस रूट नहीं। तुम्हारा स्ट्रैटेजिक विज़न हर डिसीज़न के लिए एक फ़िल्टर बन जाता है। क्या तुम्हें वो जॉब लेनी चाहिए? क्या तुम्हें उस शहर में मूव करना चाहिए? क्या तुम्हें वो स्किल सीखनी चाहिए? क्या तुम्हें उस पार्टी में जाना चाहिए? तुम्हारा विज़न तुम्हें जवाब दे देता है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, हर चॉइस क्लियर हो जाती है। तुम ज़िंदगी पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो और उसे क्रिएट करना शुरू कर देते हो। अगला पॉइंट, स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट डिज़ाइन। तुम्हारा एनवायरनमेंट हर दिन चुपचाप तुम्हारे डिसीजंस को शेप कर रहा होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ विल पावर से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकर्स अपने एनवायरनमेंट ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि सक्सेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाए। अगर तुम अपने टेबल पर कुकीज़ रखते हो, तो तुम उन्हें खाओगे। यह विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है, यह एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है। यही प्रिंसिपल तुम्हारी ज़िंदगी के हर एरिया पर लागू होता है। स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट डिज़ाइन का मतलब होता है अपने सराउंडिंग को ऐसा सेट करना है कि अच्छे चॉइसेस ईज़ी हो जाए और बुरे चॉइसेस मुश्किल। ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, अपने पिलो पर बुक रखो और फ़ोन को दूसरे रूम में रखो। एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो जिम के कपड़े पहन के ही सो जाओ और रनिंग शूज़ को डोर के पास रख दो। लेकिन यह सिर्फ फिजिकल स्पेस तक सीमित नहीं है। तुम्हारे डिजिटल इन्वायरमेंट, सोशल सर्कल और तुम्हारे डेली रूटीन्स, यह सब इन्वायरमेंट्स हैं जिन्हें तुम डिज़ाइन कर सकते हो। हर एक या तो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ खींचते हैं या तुम्हें उनसे दूर धकेल देते हैं। सबसे पावरफुल बात है यह कि जब यह इन्वायरमेंट सही तरीके से सेट हो जाते हैं, तो अच्छे डिसीजंस तुम्हारे डिफ़ॉल्ट चॉइस बन जाते हैं। तुम अपने सराउंडिंग से लड़ नहीं रहे होते, बल्कि उन्हें तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ ले जाने देते हैं। यह परफेक्ट इन्वायरमेंट की बात नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट की बात है। हर छोटा चेंज ऐड होते जाता है, हर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो तुम बदलते हो, तुम्हारे डेली चॉइसेस को शेप करता है, और तुम्हारे डेली चॉइसेस तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को शेप करता है। अगला पॉइंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट। ज़्यादातर लोग रिस्क को कुछ ऐसा समझते हैं जिससे बचना चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकर्स कुछ अलग ही समझते हैं। रिस्क तुम्हारा दुश्मन नहीं है, रिस्क तुम्हारे ग्रोथ का मौका है। ज़रा नेचर के बारे में सोचो। जो पेड़ कभी हवा का सामना नहीं करता, वह कमज़ोर हो जाता है और पहली ही आंधी में गिर जाता है। लेकिन जो पेड़ रेगुलरली हवाओं का सामना करता है, उनकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। यहाँ एवरेज और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में बीच एक बड़ा डिफरेंस होता है। एवरेज थिंकर्स हर तरह के रिस्क के से बचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकर्स स्मार्ट रिस्क और फुलिश रिस्क के बीच का फ़र्क समझना सीखते हैं। वो सिर्फ इस बात की तैयारी नहीं करते हैं कि क्या गलत हो सकता है, वो अपनी पोजीशन ऐसा बनाते हैं कि जब चीज़ें सही हो तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसका राज है एसिमेट्रिक रिस्क। इसका मतलब होता है कि जब तुम्हारे पोटेंशियल अपसाइड तुम्हारे पोटेंशियल डाउनसाइड से काफ़ी ज़्यादा होता हो, जैसे एक नया स्किल सीखना। वर्स्ट केस सिनेरियो है, तुम्हारा थोड़ा-सा टाइम वेस्ट होगा, बट बेस्ट केस सिनेरियो है, वो अपना पूरा करियर ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। लेकिन इसी वाक़ई पावरफुल क्या बनाता है, जब तुम रिस्क को सही तरह से समझने लगते हो, तुम बैकअप प्लान्स बनाना शुरू कर देते हो, जो बाद में अपॉर्च्युनिटीज़ बन जाते हैं। हर प्लान भी सक्सेस तक पहुँचने का एक और पॉसिबल रास्ता बन जाता है। यह रेकलेस होने की बात नहीं है, यह रेज़िलिएंट बनने की बात है। जब तुम रिस्क को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना सीख लेते हो, तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, बल्कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी सोर्स बन जाता है। अगला पॉइंट, ग्रोथ एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज। ज़्यादातर लोग लर्निंग को पूरी तरह गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। वह रैंडम स्किल्स के पीछे भागते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ काम आ जाएगा। लेकिन स्ट्रैटेजिक लर्नर्स यह समझते हैं कि लर्निंग खुद एक स्किल है, और यह सबसे पावरफुल स्किल है जिसे तुम मास्टर कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ नॉलेज का कंटेनर नहीं होता, यह एक नेटवर्क की तरह होता है, जहाँ हर नई चीज़ जो तुम सीखते हो, बाकी सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाती हैं जो तुम पहले से जानते हो। और यही बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब तुम स्ट्रैटेजिकली सीखते हो।
तो ये कनेक्शन एक्सप्लोसिव ग्रोथ क्रिएट करता है। इसका सीक्रेट है लर्निंग ट्रांसफ़र। जब तुम एक चीज़ को डीपली सीखते हो, तो तुम असली में एक साथ कई चीज़ सीख रहे होते हो। चेस सीखने से तुम्हारा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इम्प्रूव होती है और म्यूज़िक सीखने से तुम्हारी पैटर्न रिकॉग्निशन स्ट्रांग होती है। एक नई लैंग्वेज सीखने से तुम्हारा पूरा दिमाग रिवायर्ड हो जाता है। अब इसे अपने लिए कैसे काम में लाया जाए? रैंडम स्किल सीखने के बजाय उन स्किलों को ढूँढो जिन्हें मैं मेटा स्किल्स कहता हूँ। ऐसे स्किल्स जो तुम्हारी बाकी सारी स्किल्स सीखने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन, मेंटल मॉडल और सिस्टमैटिक थिंकिंग। यह सिर्फ तुम्हारी एबिलिटीज़ में ऐड नहीं करता, यह उन्हें मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन असली गेम यह है कि ग्रोथ लीनियर नहीं होता, यह एक्सपोनेंशियल होता है। हर नई स्किल जो तुम सीखते हो, अगला स्किल सीखना और आसान बना देता है। और पैटर्न्स जो तुम पहचान लेते हो, तुम्हें नए पैटर्न्स और तेज़ देखने में मदद करता है। यह एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट का। यह सब कुछ जान लेने की बात नहीं है। यह ऐसे इंसान बनने की बात है, जो कुछ भी, कभी भी, कहीं भी सीख सकता है। क्योंकि एक ऐसा दुनिया में जो हर दिन और तेज़ी से बदल रही है, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, बल्कि यह है कि तुम कितने तेज़ी से नई चीज़ें सीखते हो। अगला पॉइंट, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इंटीग्रेशन। पैसा असल में रुपए के बारे में नहीं होता। पैसा फ्रीडम के बारे में होता है। टाइम की फ्रीडम, चॉइस की फ्रीडम और इम्पैक्ट की फ्रीडम। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को सच में पावरफुल बनाने वाली बात यह नहीं है कि पैसे से क्या खरीदा जा सकता है, बल्कि इस बात पर होती है कि पैसा क्या बिल्ड कर सकता है। पैसे को गार्डन के पानी की तरह सोचो। तुम उसे कहीं भी बस बहा नहीं देते, तुम सिस्टम बनाते हो जो उसे सही जगह डायरेक्ट करता है ताकि चीज़ें ग्रो कर सके। हर रुपए का काम या तो तुम्हें डाउनसाइड से प्रोटेक्ट करना होता है या अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसा बचाने पर फोकस करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकर पैसा डिप्लॉय करने पर फोकस करता है। यह बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सिर्फ वेल्थ बढ़ाने की बात नहीं है, यह तुम्हारे वेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ाने की बात है। जब तुम स्किल रिलेशनशिप या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो जो रिटर्न्स जनरेट करती हैं, तो तुम सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे होते, तुम पैसे बनाने वाली मशीन बिल्ड कर रहे होते। हर फाइनेंशियल डिसीजन, हर बड़ी लाइफ स्ट्रैटेजी से कनेक्टेड होनी चाहिए। घर खरीद रहे हो तो लोकेशन और लेवरेज के बारे में सोचो। बिजनेस शुरू कर रहे हो तो स्किल एक्विजिशन वैल्यू को कंसीडर करो। जॉब ले रहे हो तो लर्निंग डिविडेंड कैलकुलेट्स करो। पैसे ज़िंदगी बनाने का टूल बन जाता है, सिर्फ स्कोर रखने का नंबर नहीं रहता। लेकिन यह गेम चेंजिंग इंसाइट याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई नंबर नहीं होता, यह सिस्टम होती है। यह मल्टीपल वैल्यू स्ट्रीम क्रिएट करने की बात है। ऐसा एसेट बिल्ड करना कि बाद में जो तुम सो रहे हो उस वक्त भी यह तुम्हें पैसा कमा के दे। और अपनी लाइफ को ऐसा डिज़ाइन करने की बात है कि पैसा कमाना धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाए। यह जल्दी अमीर बनने की बात नहीं है, यह ऐसा वेल्थ बनाने की बात है जो टिकती है, जो सोते वक्त भी ग्रो करती है, जो तुम्हें ऑप्शंस देती है, जो तुम्हें इम्पैक्ट के बेसिस पर डिसीजन लेने देती है, मजबूरी के बेसिस पे नहीं। जब तुम फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ स्ट्रैटेजी के साथ इंटीग्रेट कर देते हो, तब पैसा गोल रहना बंद कर देता है और तुम्हारी आइडियल लाइफ बनाने का टूल बन जाता है। अगला पॉइंट, टाइम एंड फोकस स्ट्रैटेजी। टाइम सिर्फ टिक टिक करके ख़त्म नहीं होता, यह उन चैनल से फ्लो करता है जो तुम क्रिएट करते हो। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक टाइम मैनेजमेंट घंटों को मैनेज करने के बारे में नहीं होता। यह अटेंशन और इम्पैक्ट को मैनेज करने के बारे में होता है। ज़्यादातर लोग कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि प्रोडक्टिविटी स्पीड के बारे में नहीं होता, यह लेवरेज के बारे में होता है। 1 घंटा फ़ोकस्ड स्ट्रैटेजिक टाइम अक्सर 1 हफ्ता के बिखरे हुए एफर्ट से ज़्यादा अचीव कर देता है। यह ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं है, यह गहरी काम करने की बात है। अपने अटेंशन को लेज़र बीम की तरह सोचो। जब यह बिखरा हुआ होता है,
तो मुश्किल से कोई निशान छोड़ता है, लेकिन जब फ़ोकस्ड होता है तो स्टील को भी काट सकता है। डीप वर्क सिर्फ़ कंसंट्रेशन के बारे में नहीं होता, ये उस स्टेट में जाने के बारे में होता है, जहाँ तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जहाँ 1 घंटा 4 घंटों जैसा लगता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं। अब इसे रियल कैसे बनाया जाए? सबसे पहले अपने प्राइम टाइम को आइडेंटिफ़ाई करो। वह गोल्डन आवर्स जब तुम्हारा दिमाग सबसे शार्प होता है। इन आवर्स को ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे हर 1 घंटा ₹1000 के बराबर है, क्योंकि वो वैसे ही होते हैं। फिर अपने एनवायरनमेंट्स को ऐसे डिज़ाइन करो कि डीप फोकस तुम्हारा डिफ़ॉल्ट स्टेट बन जाए। डिस्ट्रैक्शन को पहले ही रिमूव कर दो। ऐसे ट्रिगर्स बनाओ जो तुम्हें फ्लो में ले आएँ। लेकिन जो इसे सच में ट्रांसफ़ॉर्मेटिव बनाता है, वह यह है कि तुम डीप फ़ोकस मास्टर कर लेते हो। तुम सिर्फ़ ज़्यादा काम नहीं करते, तुम वह अचीव करते हो जो दूसरे को इम्पॉसिबल लगता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम खुलने लगता है, क्रिएटिव इनसाइट निकल कर आते हैं, स्किल्स एक्सेलरेटेड रेट पर डेवलप होने लगता है। टाइम तुम्हारे खिलाफ काम करने के बजाय तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। यह टाइम मैनेजमेंट मशीन बनाने की बात नहीं है, यह ऐसे फ़ोकस के स्पेसेस बनाने की बात है, जहाँ टाइम बढ़ते हुए महसूस होता हो। जब तुम स्ट्रैटेजिक टाइम और फोकस को मास्टर कर लेते हो, तुम सिर्फ टाइम बेटर मैनेज नहीं करते, तुम उसके नॉर्मल लिमिटेशन से आगे निकल जाते हो।